सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और सादर नमन प्रणाम। मैं हूं आपका साथी नरसोत्तम मेजर। और साथियों, आज शिक्षक दिवस है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की ये दिवस पूरे भारतवर्ष में बड़ी है सम्मान के साथ मनाया जाता है। और इसी दिवस पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी और एक श्रेष्ठ शिक्षक हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब रामचंद्र चालिया जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार मेजर जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत आभार। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षक दिवस के इस मौके पर शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्तित्व, शिक्षाविदों और जिन्होंने अपनी शिक्षा के बल पर, शिक्षा के पेशे में होते हुए समाज में बदलाव की बुनियाद रखी है, तो इसके लिए हमने शिक्षा के सारथी विद्या से विकास नाम का ये नया कार्यक्रम आज शुरू किया है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा और शिक्षक हर दौर में, हर सभ्यता में और हर देश में सदैव ही सम्माननीय रहे हैं। दुनिया में सैकड़ों तरह के पेशे हैं, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़े बड़े अधिकारी है, आईएएस है, आईपीएस है, कभी न कभी वो छात्र रहे हैं और वो शिक्षक से ही पढ़कर गए हैं। इसीलिए दुनिया में शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ पेशा माना गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में भी शिक्षक को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक का दर्जा दिया गया है। तो वर्तमान समय में शिक्षक के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या जो दर्जा सदैव से चला शिक्षक का आ रहा है हमारे समाज में, वो आज भी कायम है या उसमें वर्तमान परिस्थितियों में कुछ बदलाव हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई हिंदुस्तान में बनी है, उसके क्या प्रभाव है, और इस तरह के कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मास्टर रामचंद्र जी चालिया मौजूद है। भाई साहब, आपका एक बार पुनः स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी आपका। हाँ जी, हमारे गांव के गौरव और विभिन्न विषयों पर अपनी बेबाकी से राय रखने के लिए जाने जाते हैं। तो भाई साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआती जीवन यात्रा, आपका परिचय और शिक्षक बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, इस बारे में हमें बताइए, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। सर, जहाँ तक मेजर साहब आपका धन्यवाद की चर्चा जो साझी करने के लिए आपने मुझे, गांव में शिक्षक बहुत है और आपने मुझे चुना और आपने अपने स्टूडियो में बुलाया, मुझे बहुत खुशी है और आपका धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, ये हमारा सौभाग्य है। 25-30 जो शिक्षक है गांव के और अन्य जो क्षेत्र के शिक्षक है, उनकी तरफ से जवाब देने के लिए या आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं आया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार आपका, स्वागत आपका, धन्यवाद। जहाँ तक मेरी इनिशियल एजुकेशन की है बात, तो मेरी शिक्षा जो है वो गांव के ही प्राइमरी स्कूल से जुड़ी है, क्योंकि उस समय प्राइवेट स्कूल बहुत कम होते थे। हाँ जी, हाँ जी। 1982 के लगभग मेरा गांव में राजकीय प्राथमिक पाठशाला गांव आदमपुर में मेरा दाखिला हुआ जी, जहाँ मेरी धर्मपत्नी शिक्षिका भी रही जी। गौरव की बात उसके लिए भी रही कि जहाँ मैं पढ़ के गया वहाँ उसको मौका मिला। बहुत बढ़िया वैसा। और वहाँ से 87-86 में मैंने हाई स्कूल आदमपुर में मैट्रिक की। देयर आफ्टर मैं FGM गवर्नमेंट कॉलेज से +2 BA पार्ट फर्स्ट, फिर उसके बाद में जैसे ही BA पार्ट सेकंड में मैंने एडमिशन लिया तो मेरा D.Ed में एडमिशन हो गया। बहुत बढ़िया। और D.Ed में एडमिशन होना एक मतलब यूँ सोचो, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसके फार्म अप्लाई करूँ। JVT जो कोर्स होता था उसके लिए। उसमें पिताजी थे, सभी भर रहे थे। किसी ने, पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो उनको सुझाव दिया किसी ने कि लड़के का भी भरवा दे। और मैं बच्चा था उसमें। अच्छा। तो उन्होंने फार्म भर दिए, मैं टेस्ट दे गया, वो क्वालिफाई हो गया। उससे पहले मेरे जो ख्वाब थे वो पुलिस अधिकारी बनने के थे, हकीकत है ये। बहुत बढ़िया। मैंने शिक्षक बनने की सोची ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही मेरा JVT में एडमिशन हो गया, D.Ed बन गया, तो मेरा मतलब वहाँ 2 साल रहा। और वहाँ 2 साल के दरमियान काफ़ी साथी भी थे और बड़े बड़े अच्छे से टीचर थे। तो वहाँ उनसे ये प्रेरणा मिली कि आप पुलिस अधिकारी तो आप तैयार करोगे, आप ब्यूरोक्रेट्स तैयार करोगे, ठीक बात है, यही आप सोल्जर तैयार करोगे, अच्छे नागरिक तैयार करोगे। 2 साल में मेरा मन बन गया कि मैं एक अच्छा शिक्षक, बेहतर शिक्षक बनूं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दूं। बहुत बढ़िया वैसा। तो
वहाँ से 2 साल, फिर उसके बाद में किसी टीचर ने ये भी बताया कि आप मतलब अपना ख्वाब देखिए, आप पुलिस अधिकारी बनने का किसने रोका है, लेकिन आप शिक्षक बनोगे तो भी उसकी गरिमा जो है वो कम नहीं होती। वो बहुत बढ़िया बात है सर। फिर उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया और उसमें अध्यापन भी किया कुछ कॉन्वेंट स्कूल में यहाँ प्रणामी में। वहाँ मतलब 1-2 साथी थे, उनकी रिक्वेस्ट पे बोले खाली बैठा है तो यहाँ आ जा, तो वहाँ भी मैंने अध्यापन किया। ये भी सवाल है हमारा कि आपने प्राइवेट स्कूल में भी टीचर रहे, और सबसे बड़ी बात भाई साहब ये मैं बताना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से अगर पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार देने का जरिया है वो आज भी स्कूल से है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी स्कूल हो। और जब कोई अगर इंसान इसकी तैयारी करता है टीचिंग की, तो वो सबसे पहले प्राइवेट स्कूल में उसको मौका दिया जाता है जहाँ उसकी जो कौशल है वो निखर के सामने आता है। आपने प्राइवेट स्कूल में भी काम किया है, आपने अभी सरकारी सेवा में भी आप हैं, और एक अच्छी बात यह है कि एक शिक्षक के पढ़े हुए ही आगे इस व्यवस्था को चलाते हैं, आप लगातार इसमें लगे हुए हैं। तो भाई साहब प्राइवेट और सरकारी स्कूल में के एक शिक्षक में आप क्या अंतर मानते हैं? क्या चुनौतियां ज़्यादा है, किस तरफ चुनौतियां ज़्यादा है, या सुविधाओं की अगर हम बात करें, या एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए सरकारी या प्राइवेट कोई मायने रखता है या नहीं मायने रखता? सर प्राइवेट स्कूल और निजी स्कूल और सरकारी स्कूल में जो अंतर मुझे नज़र आया वो ये रहा कि प्राइवेट स्कूल में एक्स्ट्रा काम नहीं होते। एक्स्ट्रा जो काम होते हैं ना टीचिंग के लाइन में, वहाँ बच्चे पढ़ाओ, क्लास लीजिए आप अपनी, पढ़ाओ, दबके पढ़ाओ। और सरकारी स्कूल में जो एक्स्ट्रा गैर शैक्षणिक कार्य में जिसको कहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो एक स्टडी के अंदर हिंडर करते हैं बच्चों की स्टडी के अंदर। ये मैंने महसूस किया है कि ईमानदारी से बता रहा हूँ। और ये मैं जब सेज सेवा में आया 2005 में, मेरा सफ़र राजकीय प्राथमिक पाठशाला खैरमपुर से शुरू हुआ था। उसके बाद में मैंने प्रमोट भी हुआ TGT इंग्लिश मुआज में। तो मतलब एक 20-21 साल हो गए मुझे, 20 साल हो गए सरकारी स्कूल में आए। तो गैर शैक्षणिक कार्य जो है वो कहीं ना कहीं जो पर्पज़ होता है मेन टीचर का, तो उसमें एक वो ज़्यादा है। अभी ये लोग प्राइवेट स्कूल में ये चीज़ें नहीं थी। दूसरी बात, प्राइवेट स्कूल भौतिक ज़रूरतों को, टीचर की भौतिक ज़रूरतों को, पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने में अक्षम है। हाँ, पूरे तरीके से। गवर्नमेंट को लेकर सरकारी जो स्कूल में आया तब से लेकर आज तक मुझे सैलरी को लेकर सरकार से कभी शिकायत नहीं रही। कभी मैंने ये नहीं कहा कि मेरी सैलरी में इजाफा होना चाहिए, सैलरी बहुत दे रही है सरकार। हाँ, अच्छी है, मैं संतुष्ट हूँ उससे। वेतन आयोग मेरी हो रहे हैं, मैं जो शिक्षक हूँ, और शिक्षक अति भौतिकवादी भी नहीं होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि सरकार से मेरी कोई शिकायत नहीं है इससे, बस सिर्फ शिकायत यही है कि जिस उद्देश्य के लिए मुझे नियत किया गया है उस उद्देश्य को पूर्ण करने में मुझे समय कृपया प्लीज़, मतलब हाँ बस वो गैर शैक्षणिक कार्य, बस वही चीज़। हाँ, वही चीज़ें हैं जैसे BLO ड्यूटीज है, जनसंख्या में एक काम आ गया, 1 घंटा चला गया उसमें, तो उसमें फिर पीड़ा होती है हर दिन में कि बच्चों को कुछ करवा नहीं पाए, बच्चों का नुकसान है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात, मतलब मीटिंगे, कैंप, ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें प्राइवेट स्कूल में नहीं थी। तो वहाँ रिजल्ट भी दिया और यहाँ भी रिजल्ट दिया, ऐसी बात नहीं है। जितना मैं कर सकता था लेवल बेस्ट। स्ट्रगल जीवन है, चुनौतियाँ हैं, तो उस चुनौतियों का सामना करने के बाद में विपरीत धार में भी चलते हुए भी रिजल्ट दिया, ऐसी बात नहीं है। वहाँ से भी प्रतिभा, टैलेंट निकाले हैं। आगे भी जब तक इस सेवा में है तो कोशिश करते रहेंगे लेवल बेस्ट की, समाज को लेवल बेस्ट की। तो वैसे अब देखें, हम प्राचीन भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं और उस देश में रहते हैं जब प्राचीन गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी, जहाँ शिक्षक केवल शिक्षा ही नहीं देते थे बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते थे और जीवन के मूल्य भी देते थे। और एक आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, तो उस पहले वाली में और अब में आप क्या अंतर मानते हैं? कितना अंतर आया है एक शिक्षक के नज़रिए से? हाँ, गुरुकुल, बिल्कुल आपकी बात सही है कि गुरुकुल में जीवन पद्धति है, नैतिक मूल्य है, इन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और जो स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है या सरकारी स्कूल है, वहाँ उद्देश्य डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स और लॉयर या गवर्नमेंट जॉब, ये उद्देश्य ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ
सिलेबस की चिंता शिक्षक को ज़्यादा होती है। हालांकि ये जो गुरुकुल वाले मूल्य हैं ये वहाँ भी सिखाए जाते हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर सिखाते हैं, ये सिलेबस के बीच में इसको पार्ट बनाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं। बट इसके लिए एक जो टाइम पीरियड होता है ना वो थोड़ा होता है सरकारी स्कूल में, कि शिक्षकों के पास सिलेबस करवाने के लिए मतलब मैं सोचता हूँ कि समय कम होता है। हाँ, सिलेबस कराने के लिए कम होता है। तो इन चीज़ों के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, पाठ्यक्रम के अलाइड ये चीज़ें भी सिखाई जाती है अच्छा इंसान बनने की, उनका भी चीज़ें। हाँ। जैसे गुरुकुल पद्धति जिस टाइम थी उस टाइम तो शिक्षक जो गुरु होते थे उनके पास जाकर इसी से शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा दीक्षा एक पूरा स्ट्रक्चर उस समय का हमारा था और कई सदियों तक वो रहा है, बदला है। और हमारे इसमें तो गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दी गई, एक समान शिक्षक का सदैव रहा है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप उसको कैसे देखते हैं? आज समाज में शिक्षक का क्या वही समान है जो उस समय से चला आ रहा है? सर क्यों नहीं समान? यदि शिक्षक उस सम्मान को डिजर्व करता है, अपने आप को समाज के आगे एक आदर्श बना के प्रस्तुत करता है, अपने जो शिक्षक तब के जो सारे प्रतिमान हैं उनको पूर्ण करता है, तो समाज आदर करता है। आज भी आदर करता है, ऐसी बात नहीं है। आज भी शिक्षक आदरणीय है। गवर्नमेंट स्कूलों में काम करने वाले जो शिक्षक हैं उनको समाज सहयोग देता है, हर चीज़ से सहयोग देता है। बेशक शिक्षक अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी, अपना शिक्षित्व, अपने जो शिक्षित्व के प्रतिमान समाज के आगे प्रस्तुत करे, हिम्मत होनी चाहिए आपके आगे। तो वैसे आज जैसे हम डॉक्टर राधा कृष्ण जी के दिवस मनाया जा रहा है, और इस तरह के बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शिक्षा को एक शिक्षक के पेशे को नया आयाम दिया है। जैसे महात्मा गांधी जी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी है, माता सावित्रीबाई फुले जी है, ज्योतिबा फुले जी है। तो उनके विचारों को आज आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि उन्होंने शिक्षा को समाज सुधार का माध्यम बनाया था, और वर्तमान परिस्थितियों में हालांकि आज हमारे पास संसाधन ज़्यादा है, हमारे तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जहाँ संसाधन बहुत कम थे, स्त्री शिक्षा का उस ज़माने में प्रचलन नहीं था, फिर भी उन्होंने बोल्ड तरीके से समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और स्वयं को एक स्थापित भी किया शिक्षा के सारथी के रूप में। तो वर्तमान में क्या टीचर्स के सामने ऐसी चुनौतियाँ हैं? सर जहाँ तक बात करते हैं हम, आपने जिन महापुरुषों के नाम लिए मेरे आगे, उनके आदर्शों को, तो देखो लगभग 10 को पहले उनका जन्म हुआ और उनका संघर्ष रहा। गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय केवल तथ्य और ज्ञान तक सीमित नहीं है, केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं है, अपितु बच्चे का, एक छात्र का, एक बालक का सर्वांगीण विकास करना, सर्वांगीण विकास करना मेरे हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य है। और दूसरी बात, गांधीवाद की हम बात करते हैं, गांधी बनना बहुत जटिल है। वो एक धनी व्यापारी के बेटे थे और अपने करोड़ों की ठोकर बांट के और एक धोती और लाठी लेना और झोंपड़ी में रहकर और हर तरह का मूवमेंट की आज़ादी की लड़ाई बिना हिस्सा के लड़ना, देखो वो तो एक बहुत ग्रेट चीज़ थी। रही बात माता सावित्रीबाई फुले की, तो 1827 में उनका जन्म हुआ महात्मा जी का। तो उन्होंने पहले, हम देखते हैं कि आज से 50 साल पहले बहुत कम बच्चियां जो है वो सरकार की स्कूल है उनके दहलीज तक पहुंच पाती थी। गाँव में मेरे पास दाखिला खारिज रजिस्टर रहा है, जब मैं 1966 से पहले का देखता हूं तो बच्चियों के दाखिले बहुत कम मिलते हैं उसमें। हम सावित्रीबाई फुले का जिक्र हम फीमेल एजुकेशन को लेकर कर रहे हैं। 1827 में बॉर्न हुए 11 अप्रैल महात्मा फुले जी। हम उनको एक सामाजिक क्रांति का पिता में मानते हैं। तो उन्होंने पहले जो उनकी पत्नी थी, अर्ली एज में उनकी मैरिज हुई उनके साथ, तो उनको एजुकेटेड किया 5-7 जितना उस समय के हिसाब से जितना पढ़ा सकते थे साक्षर किया। फिर उसके बाद में उन्होंने कन्या का विद्यालय खोला पुणे के अंदर और 8 बच्चियों ने उसमें एडमिशन लिया जो हर अलग अलग समुदाय से थी, कोई पार्टिकुलर समुदाय की नहीं थी, गरीब बच्चियाँ थी, उनको दाखिला किया।
वहाँ से मैं सोचता हूँ ये एक मतलब क्रांतिकारी बदलाव था, बदलाव हुआ और वहाँ से शुरुआत हुई है। आज देखिए आप जो नियम होते आप वैसे- यूनिवर्सिटियों में आप यूनिवर्सिटियों में देखिए, आप स्कूलों में देखिए, और बच्चियां हैं वो एडमिशन है, कोई भी पेरेंट्स है वो अपनी बच्चियों को बराबर भागीदारी दे रहे हैं, एजुकेशन में है, अवसर की समानता है, बच्चियों को यूनिवर्सिटियों में भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटियाँ, इंडियन यूनिवर्सिटियों के अलावा पेरेंट्स जो है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बच्चियों को भेज रहे हैं। तो वो बदलाव जो है महात्मा फुले और उनका था कहीं, और इसमें राजा राम मोहन राय जी है, वो नाम आपने नहीं जोड़ा, वो भी हम उनको भी उसी चीज़ से जोड़ के देखते हैं। हाँ, अनेकों महापुरुष हुए हैं शिक्षा को लेकर, समाज सुधार को लेकर। हम कुछ चुनिंदा उनके नाम ले पाए हैं, बाकी सभी आदरणीय हैं। और जैसे आपने गांधी जी का बताया कि उन्होंने कहा कि भाई संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास एक शिक्षक का दायित्व है विद्यार्थियों को। तो क्या भाई साहब आज के समय में वही जो विचार है, मूलभूत जो विचार है? देखो, मूलभूत विचार तो वही चलेंगे। यदि कोई टेम्पर करने की कोशिश करेगा या उन विचारों से हटके चलेगा तो चलेगा नहीं। विचार तो सभी महापुरुष जो पहले जितने भी पैदा हुए हैं, एक पैरामीटर वो सेट करके गए हैं। मतलब उनका एक पार्टिकुलर किसी एक महापुरुष का नाम नहीं लूँगा, सभी महापुरुष सभी आदरणीय हैं जिन्होंने, संत मुनि जितने भी हुए वो भी शिक्षक थे मेरे हिसाब से। तो उनके आदर्श आज भी और कल भी और मतलब शताब्दियों तक हमारी ये चलते रहेंगे, प्रेरणा देते रहेंगे। इतिहास में उनका नाम अमिट है। और जैसा भाई साहब हम जिक्र कर रहे हैं बार बार और सुन भी रहे हैं कि शिक्षक राष्ट्र का और सभ्यता का निर्माता होता है, तो आज के समय में क्या यह चीज़ें कायम है या इसमें कुछ बदलाव हुआ है? आप क्या मानते? नहीं, बदलाव, शिक्षक सभ्यता का निर्माता होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बदलाव इसमें क्या होना है? और ये तो एक ऐसा तथ्य है जिसमें बदलाव तो किया ही नहीं जा सकता। भाई सबसे पहली जिम्मेवारी राष्ट्र निर्माण की, पहली जिम्मेवारी, ठीक है, समाज होता है और व्यवस्था हर व्यक्ति की होती है राष्ट्र निर्माण की। राष्ट्र निर्माण में हर व्यक्ति का योगदान होता है, लेकिन पहली जिम्मेवारी, लेकिन उसको योगदान देने के लिए तैयार करने वाला शिक्षक होता है। पहली जिम्मेवारी शिक्षक की है। तो वैसा ये शिक्षक और विद्यार्थी का जो रिश्ता है वो अनमोल होता है, अनूठा होता है, आपसी प्रेम, स्नेह और सम्मान से भरा होता है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? या सिर्फ ज्ञान लेने और देने तक सीमित है, या इसके अलावा भी ये बहुआयामी रिश्ता आप इसको कहेंगे? बिल्कुल बहुआयामी रिश्ता है सर। मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। मेरे को इस क्षेत्र में 20 साल का मेरा मतलब एक कैरियर है, 20 और उसमें 5 साल कॉन्वेंट के जोड़ दूँ तो 25 साल हो जाते हैं। 25 साल। उसमें बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़े हैं। कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे पोस्ट मतलब पोर्टफोलियो उन्होंने लिया है, बहुत अच्छी पोस्ट पे गए हैं। वो बच्चे जब मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है मुझे, उनमें मेरा पुत्र नजर आता है। बहुत बढ़िया है। और ये एक लगाव जो है वो एक पिता और पुत्र का ही होता है। शिष्य है तो पिता और पुत्री का ही होता है। अब उसमें मतलब वो कहते हैं ना कि जीवन में हर आदमी आपका कंपटीशन करेगा, बहन भी कंपटीशन करेगी, भाई भी आपका कंपटीशन करेगा। माँ बाप और शिक्षक हमेशा अपने, शिक्षक तो अपने शिष्य से हार जाना पसंद करेगा। वो यही चाहता है कि मेरा शिष्य मुझे हरा दे, ज्ञान के मामले में मुझे हरा दे, मेरे से 21 हो। और माँ बाप भी यही चाहते हैं। अब आप संबंध देख लीजिए, भाई मुझे परिभाषित करने की जरूरत ही नहीं। आप खुद शिक्षक रहे हो। हाँ जी, हाँ। तो हर शिक्षक की आत्मा ये होती है कि उसका जो शिष्य है वो मेरे से भी 21 हो। हर शिक्षक सोचता है ऐसा। और हम हमेशा ही ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो शिक्षक, हमारा जो शिष्य है वो हम पर फतेह करके आगे बढ़े। तो वैसा जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल जो नौकरी पाने की जो प्रत्याशा है आम बच्चे में या आम परिवारों में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। येन क्रेन प्रकारेण कैसे भी हो कि बच्चा कोई सरकारी नौकरी में या कहीं वेल सेटल्ड हो जाए। तो इसमें जो मानवीय मूल्य हैं, जैसे संस्कारों के हमारे अन्य मानवीय मूल्य जो है वो कहीं छूट तो नहीं रहे इस आपाधापी में? जो मूल शिक्षा का मूल है, संस्कार, नियम, अनुशासन। सर नरोत्तम जी, इसमें 2 तरह की बातें हैं।
जी। ठीक है, शिक्षा जो हम 5 दशक से 6 दशक से सुनते आ रहे हैं कि शिक्षा के साथ जुड़ोगे तो कुछ बनोगे, ऐसा सुन रहे बुजुर्गों से सुन रहे, हाँ, सदैव कहती है। सदैव कहती है। हम्म। और जो मतलब शिक्षा एक जीविकोपार्जन का तो साधन तो है ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। बेहतर जरिया है। बेहतर जरिया है, जीवन को आप अपना बेहतर कैसे बना सकते हो ये तो है ही। लेकिन मानवीय मूल्य जो है, शिक्षा के साथ कोई जुड़ गया तो मानवीय मूल्य पीछे नहीं छूट सकते मेरे हिसाब से। जी। भले ही शिक्षा का उद्देश्य किसी ने प्राइम उद्देश्य लिया हो, पहला उद्देश्य जो लिया हो वो जीविकोपार्जन का रहा होगा, नौकरी प्राप्त करना रहा होगा, लेकिन यदि हकीकत है ये कि वो यदि जे कुछ पढ़ेगा, यूनिवर्सिटियों में सफ़र करेगा, तो मानवीय संवेदनाओं के मूल्य यदि जे सही रूप में शिक्षा ली है उसने, तो मानवीय जो मूल्य है वो कभी भी पीछे नहीं छूट सकते। पीछे नहीं छूट सकते। तो भाई साहब, एक आदर्श शिक्षक की, एक आइडियल टीचर की अगर आपको परिभाषा देनी हो तो आप एक आदर्श शिक्षक की क्या परिभाषा आपके मन में उभर? सर, आदर्श शिक्षक को किसी भी परिभाषा की परिधियों में बांधा ही नहीं जा सकता, अलंकरण फ्री है, कोई भी अलंकरण नहीं दिया जा सकता उसका। मैं निशब्द हूँ, मैं क्या परिभाषा दूँ? हाँ, जिन्होंने जब आपने आइडियल टीचर बोल दिया, हाँ, तो वो तो फिर परिभाषा तो उस पर कोई बन ही नहीं सकती। क्या उस पर परिभाषा दे? किसी भी तरह का मेटाफर, किसी का ऑर्नामेंट, किसी तरह का नहीं दिया जा सकता। आइडियल शिक्षक तमाम परिभाषाओं से ऊपर होता है, परमात्मा के बराबर होता बस। है। और कहा भी है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हाँ, तो वैसे आज के समय में जो अभिभावक हैं उनकी भी अपेक्षाएं बहुत हो गई है शिक्षक के कि ये भी करें वो भी करें। हालांकि वर्तमान कानूनों ने शिक्षकों की कुछ सीमाएं भी मैं समझता हूँ बांध दी है। तो ऐसे समय में आप एक अभिभावक का और जो टीचर का संबंध है वो दोनों मिलाकर बच्चे की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, और अभिभावक और टीचर का संबंध बच्चे के नज़रिए से आपस में कैसा होना चाहिए? देखो सर, ऐसा है, जहाँ तक बात है बच्चे के मेंटल और मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट की, सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं जी, हम उसकी बात करें तो जो बच्चा होता है वो, मैं सोचता हूँ कि ये कड़ी होता है जो शिक्षक और अभिभावक के बीच की जो कड़ी होती है, बच्चा होता है, उसी के माध्यम से संपर्क में आते हैं। हाँ, संपर्क होता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो कड़ी है, इस कड़ी में तालमेल जो है किसी भी स्तर पर टूटना नहीं चाहिए। कई बार अभिभावक क्या होते हैं कि छोटी सी बात होती है और उसमें थोड़ा सा इमोशनल जल्दी हो जाते हैं, या वो मतलब यूँ सोचे कि मतलब आवेश में जल्दी आ जाते हैं। मैं मेरे स्कूल में जितने भी अभिभावक हैं, हमारी जो एसएमसी की मीटिंग होती थी उसमें आते थे, तो मैं उनसे अपील करता था, अभी आप किसी भी मैटर के ऊपर, किसी भी विषय के ऊपर, किसी भी शिक्षक से व्यक्तिगत आपको आक्षेप है या व्यक्तिगत शिकायत है, तो आप ठंडे लहजे से आकर बात करें। बात करनी चाहिए, क्योंकि मसले हमेशा ही ठंडे लहजे से हल किए जाते हैं। और चूँकि स्कूल एक बहुत बड़ी जिम्मेवार संस्था होती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज उससे भी बड़ी जिम्मेवार संस्था होती है, जहाँ जिम्मेवारियाँ शिक्षकों की ज़्यादा बढ़ जाती है, बड़े बच्चे होते हैं तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। तो वहाँ थोड़ा सा अभिभावक जो है वो थोड़ा सा कोऑपरेटिव मोड में आए, होना भी चाहिए, होना ये चाहिए। क्योंकि टीचर नहीं चाहिए कि शिक्षक ने कुछ कह दिया बच्चे को तो आपने मतलब जाके उसका मतलब देखिए, 1-2 घटनाएं मैंने कि एक अभी वीडियो आया था कि बच्चे को डांटा प्राचार्य ने तो वो फरसा लेके पहुंच गया स्कूल में अभिभावक। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हिंसक मत बनिए। स्कूल में जो शिक्षक होते हैं वो अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। तो ये चुनौतियां हर दौर में रही है, और वर्तमान समय में तो वैसा जैसे बच्चे इस युग में अगर संचार के युग में रह रहे हैं तो इस तरह की चीज़ों को देख के ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उनको देखभाल की पेरेंट्स की तरफ से भी और टीचर की तरफ से, विद्यालय की तरफ से भी ज़रूरत है। तो वैसा आज के समय में जैसे शिक्षा लगा लो या किसी भी क्षेत्र में मोबाइल
और इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। ये शिक्षा का जो हमारा क्षेत्र है वो भी इसमें अछूता नहीं है। तो ऐसे में एक शिक्षक की क्या अलग से भूमिका हो जाती है कि वो वर्तमान जो ज़रूरतें हैं शिक्षा की उनको पूरा करते हुए, इन संसाधनों का उपयोग करते हुए भी और इनके प्रयोग की सामान्य जो जनजीवन है या सामान्य जो एक बच्चे की दिनचर्या है उनमें इसका प्रभावी स्थान रखते हुए एक शिक्षक को स्वयं में क्या बदलाव करना चाहिए, इस शिक्षक की वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें क्या भूमिका होनी चाहिए? सर, जहाँ तक बात कर रहे हो आप इंटरनेट मीडिया की, उसमें अभी जो मोबाइल है, इंटरनेट मीडिया मोबाइल है जो, इसकी बात कर रहे हो आप, देखो इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं। ये महेश भी है और भस्मासुर भी है, दोनों चीज़ें। आप इसका सदुपयोग करें तो वाकई में ये बहुत अच्छी चीज़ है। सदुपयोग करें तो एक शिक्षक, मान लो मेरे पास कोई कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी है, मैं बच्चों को देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हज़ारों बच्चे उसका फ़ायदा उठाएं, तो मेरे पास इंटरनेट मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ मैं मेरा लेक्चर दे सकता हूँ और लाखों बच्चे मुझे देख सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं, प्लस अपने डाउट्स क्लियर ऑनलाइन कर सकते हैं, होते हैं, स्वाभाविक बात है, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आगे सुनिए, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य केवल और सिखाने का उद्देश्य केवल यही पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, मैंने लेक्चर दे दिया ऑनलाइन, कई बच्चों ने देख लिया, कई बच्चों ने देखा, ज्ञान प्राप्त किया, उससे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टेड चीज़ें मैंने बना के दी, बच्चों के समझ में भी आई वो चीज़ें, डाउट क्लियर भी हुए। लेकिन यदि मुझे बच्चों के व्यक्तित्व में मेरे व्यक्तित्व की छाप छोड़नी है तो आई विल हैव टू प्रेजेंट बिफोर देम फिजिकली। और बच्चों पे मुझे बच्चों की आदतें जाननी है, बच्चों की साइकोलॉजी जाननी है, तो जब तक बच्चे मेरे सामने नहीं बैठे होंगे तब तक मैं उनकी बातों को, उनकी ज़रूरतों को, उनकी साइकोलॉजी को, तो चाइल्ड साइकोलॉजी बोलते हैं, स्टूडेंट साइकोलॉजी बोलते हैं, उस चीज़ को समझने के लिए तो मुझे उसके सामने, उन बच्चों के सामने उपस्थित होना पड़ेगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि केवल इंटरनेट मीडिया प्रसारण संबंधी तो ठीक है, लेकिन शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण कभी नहीं कर सकता। इसमें तो जो क्लासरूम जो कंसेप्ट हमारा सदैव से चला आ रहा है तो उसी में ज़्यादा प्रभावी है। तो ऐसी चीज़ें सर, नई चीज़ें भी आ रही हैं, तो इसमें अप टू डेट भी एक शिक्षक के लिए रहना ज़रूरी है। और विभाग द्वारा भी, प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा भी समय समय पर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाते हैं, कोई नया मेथड आता है या कोई नए कंसेप्ट आते हैं, तो उसको आप शिक्षक के जीवन में कितना प्रभावी मानते हैं टीचर ट्रेनिंग को? देखो सर, टीचर ट्रेनिंग में कई चीज़ें, कई टेक्निकें, कई टेक्निक्स और कई जो विषय है वो काफ़ी कारगर होते हैं यदि उसको ठीक से लिया जाए तो। अप टू डेट करने के लिए यदि ज्ञान चर्चा किसी भी ट्रेनिंग में होती है, ज्ञान परिवर्तन, नॉलेज का इंक्रीमेंट होता है, या कोई और ऐसी टेक्निक आती है, सामने आती है, डिस्कशन प्रश्न, क्योंकि ट्रेनिंग कैंप जो होते हैं वहाँ पर बहुत सारे शिक्षक इकट्ठे होते हैं, तो जो पढ़ाने के जो तरीके हैं वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं शिक्षकों के। भाई हम इस टेक्निक से पढ़ाएं तो ये ज़्यादा प्रभावी तरीका होगा। तो वहाँ जो नॉलेज शेयरिंग होती है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है परस्पर। भले ही जो ट्रेनिंग कैंप है उसमें हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत कम रहा हो, लेकिन वो कमी पूर्ति वहाँ हो जाती है। तो देखो, ट्रेनिंग इफेक्टिव तो है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो इसके लिए जैसे एक NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वो भी पास हुई है, देश के कई राज्यों में वो लागू भी हुई है। तो उसकी क्या मुख्य बातें हैं और उसके लिए भी ट्रेनिंग्स वगैरह आपकी हुई होगी? सर, उसकी जो मुख्य बातें हैं, NEP एक काफ़ी लंबा चैप्टर है, क्योंकि उसके अंदर कई बातें जो मैंने पढ़ी है। देखो, मैंने जो मुख्य बातें बताएं, और उसके लिए मुख्य बातें जैसे क्लस्टर लेवल पे अलग से स्कूल हेड खत्म कर दिया गया है, स्कूल मुखिया नहीं होगा, अच्छा, क्लस्टर हेड होगा।
बीओ का पद खत्म कर दिया। अच्छा, नहीं ऑनलाइन पर ज़्यादा फोकस किया गया है उसमें एनईपी में, जो मेरे पास जो जानकारी है। जी दूसरी बात, अभी हरियाणा में तो लागू नहीं हुई है, लागू की तैयारियां चल रही है, वो एक अलग चीज़ है। और टीचर के संदर्भ में लें तो उनके लिए भाई चैलेंजेस माने या कुछ और माने, बट उनकी जो इंक्रीमेंट है, एनुअल इंक्रीमेंट है या एससीपी है या प्रमोशन है, ये उनके परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। परफॉर्मेंस बेटर होगा तो उन चीज़ों का वो भागी होगा। तो देखो ये इसका स्वरूप क्या रहता है भविष्य में, क्योंकि अभी तो ज़मीन पर आनी बाकी है, तो बहुत सारी जो बारीकियां हैं इसकी है वो तो ज़मीन पर आने के बाद में पता चलेगी। बट जो ये मेन जो चीज़ें हैं मैंने बताई, ये उसमें है। तो बहुत बढ़िया सर। ये और जैसे हम शिक्षक के सम्मान की बात करते हैं तो वो हर दौर में रहा है और रहेगा भी। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि आपने टीम गुरु वंदना नाम से एक संगठन गठन किया था और हर साल उसके कार्यक्रम किए जाते रहे हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि जो शिक्षक है सम्मान का हकदार रहा है सदा भी, और उसका सम्मान हमें करना भी चाहिए। आपने एक उचित प्लेटफॉर्म भी ये बनाया है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा हमें बताएं। सर पहले तो मैं थोड़ा सा सुधार कर दूं इसमें। वो संगठन टीम गुरु वंदना मैंने नहीं बनाया। कोई भी संगठन कोई भी संगठन होता है, कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता। संगठन कई लोगों का एक समूह होता है, तो उसमें एक आदमी की मर्जी प्रधान नहीं होती कभी भी। हाँ, इतना जरूर है कि मेरा एक कल्पना थी ये, तो एक इमेजिनेशन थी मेरी कि ये इस तरह का संगठन हो, तो हमारे जो टीचर्स हैं, ब्लॉक के टीचर्स, वो उससे एनर्जेटिक हो, ऊर्जावान हो उससे भी, ताकि एक साल में एक बार उनको बूस्ट दे दें। तो इसमें सारे साथियों की राय जो थी वो पॉजिटिव थी, और जो पॉजिटिव साथी थे वो उस टीम में आए, साथ खड़े हुए। मैंने उनको विजन बताया, तो इसके ये उद्देश्य हो गए, साल में एक बार प्रोग्राम होंगे, और हमारे ब्लॉक में जो बेटर करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कूलों में खास तौर पर, तो हम उनको क्यों ना एक प्लेटफॉर्म दें। तो वो 2019 तक तो प्रोग्राम होते रहे। मैं क्योंकि उसके बाद में मेरी ट्रांसफ़र जो है वो बाणा हो गई थी, गवर्नमेंट हाई स्कूल बाणा हमारे यादवपुर ब्लॉक में नहीं पड़ता, वो अग्रवा ब्लॉक में पड़ता है। तो इन बिटवीन वो जो प्रोग्राम है, कई प्रोग्राम हो नहीं पाए। अब कोशिश रहेगी कि आगे इस तरह का वो संगठन फिर से वो और एक उद्देश्य नहीं था उसका, एक उद्देश्य कभी न था। उसमें सुरेंद्र राव जी थे तेलनाड़ी के, सुभाष बाबू जी भी थे, और हमारी डिस्कशन चाय चर्चा होती थी कि क्यों ना इसको एक्सपेंड करके, विस्तार करके इसका। और उसमें जैसे आज देखते हैं हम अगस्त यूथ्स एक बहुत बड़ी बीमारी चली हुई है नशाखोरी की। मैंने यूथ्स को मेरी आंखों के सामने नशे की वजह से मरते देखा है। एक शिक्षक होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है, चाहे मैं किसी भी गांव में रहूं, लेकिन समाज के प्रति मेरा दायित्व ये है कि यदि यूथ्स मर रहा है तो वो मेरा बेटा है, वो चाहे कहीं किसी क्षेत्र का जुड़ा हो। तो उस टीम के अंदर चर्चा हुआ था, राव साहब थे, सुरेंद्र राव जी बहुत अच्छे शिक्षक रहे हैं, बाबू सर थे, तो आप इस तरह के जो कैंप है वो गाँव में बच्चों के जो युवा है उनको खड़े करो, उनको इकट्ठे करो, पढ़ने वाले युवा हैं, उनके यदि जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं या किसी तरीके से किसी नशे के आदी है, तो आप उनको मोटिवेट करो। शिक्षक होता है, उसका प्रभाव होता है। जी जरूर। तो हमारा वो काम हम करने वाले थे, बट किसी कारणवश 2-3 साल से ये प्रोग्राम नहीं हो पाए, अफसोस है। लेकिन आगे मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये प्रोग्राम साथी फिर से शुरू करेंगे। एक अच्छा विचार वैसा और ये है, और पॉजिटिव चीज़ें जितनी भी है वो इस समाज में और इस व्यवस्था में होनी चाहिए, ताकि पॉजिटिव चीज़ें मिलकर एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण करें। तो वैसा एक अगर आपको बड़ी जिम्मेदारी मिले, वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था शुरू से लेकर अब तक की हमने चर्चा की है, अगर एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिले तो आप क्या इस व्यवस्था में, शिक्षा की व्यवस्था में? मुझे आपके प्रश्न पर अभी हंसी आ रही है सर। बड़ी जिम्मेदारी लेना मेरे जैसे मामूली आदमी के बस की बात नहीं। शिक्षक वहाँ तो शिक्षक बड़े मामूली नहीं होता जी, शिक्षक नहीं मामूली नहीं होता। मैं तो क्लास तक पढ़ाने वाला आदमी हूँ, और देखो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए तो आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था तो वहीं से बदली जाती है। और पॉलिटिक्स में मेरे जैसे आदमी को आने कौन देगा? पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है। फिर भी आपके सवाल का सम्मान रखते हुए
यदि आपने पूछ लिया तो मैं जवाब दूंगा कि यदि जिम्मेवारी आती है मेरे पास और एजुकेशन से सुधार से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो पहला काम जो मेरा होगा वो ये होगा कि मेरे जो शिक्षक भाई है या शिक्षक भगिनियाँ हैं, मेरा काम पहला ये होगा कि गैर शैक्षणिक कार्य स्कूल के अंदर बिल्कुल फ्री रखूँगा उनको। आप क्लास तक जाओ और फिर उसके बाद में मैं मांगूंगा उनसे रिजल्ट। ठीक है बात। यदि मुझे वाकई में एक जिम्मेवारी दी जाती है, भाई अब रिजल्ट क्यों नहीं है, पॉलिसी कोई भी होगी वो उनके हिसाब से, शिक्षकों के हिसाब से होगी, मांगे जो शिक्षक होंगे वो उनके हिसाब से होगी, जो भी नीतियाँ वो चाहेंगे वैसी की वैसी बनाएंगे और फिर उनके ऊपर जिम्मेवारी डालेंगे कि अब बताओ। और अब होता यह है कि चर्चा होती है सरकारों के साथ, आज से नहीं, ये किसी में सरकार का नाम नहीं लूँगा पार्टिकुलर, हर सरकारों से टेबल पर चर्चा होती है शिक्षकों की, शिक्षा में सुधार से लेकर, लेकिन उस पर मतलब अमल बहुत कम मांगों पे, यदि 10 मांगे रखते हैं तो हो सकता है कोई एक आदि कोई मान ली जाती है, सरकार कोई मान भी ले, लेकिन अधिकांश जो मांगे है वो अस्वीकार कर दी जाती है। प्राइमरी स्कूलों के लिए लीजिए आप, मैं प्राइमरी स्कूलों की स्टोरी बताऊंगा आपको। सरकारी जो विद्यालय है प्राइमरी स्कूलों, उसमें स्वीपर की व्यवस्था नहीं है। स्वीपर तो बहुत अहम होता होगा, बहुत, वो तो सबसे पहली ज़रूरत है ना। स्वीपर नहीं है किसी भी स्कूल में, आप जाके देखो बहुत चुनिंदा, अब हो सकता है 7-8 हज़ार रुपये राशि वसूलना भेजती है सरकार सफाई के नाम के, पहले तो वो भी नहीं थी। और कई शिक्षकों ने तो अपने पल्ले से, मतलब 2, 4, 5, 7, 10 शिक्षक थे, वो अपने पल्ले से 200-400 इकट्ठे करके वो देते थे, भी चलो ले सफाई थी इस बने वाले। तो मेरा मानना है, देखो बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है, और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो फैसले ले सकता है वो तो वही सक्षम है। मेरा काम क्लास में पढ़ाना है, मैं तो इतना कर सकता हूँ भाई, मेरा कमरा साफ सफाई करने के लिए तो मैं तो कर ही रहे हैं व्यवस्था टीचर, ये बात है, कर ही रहे। तो ये चीज़ है। एक अच्छी चर्चा भाई साहब आपसे हुई। तो इस शिक्षक दिवस के मौके पर आप अपने सहकर्मियों को, अपने बच्चों को और बच्चों के अभिभावकों को और इस समाज को संक्षेप में क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, बच्चों के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि छात्र का जो जीवन है, छात्र हर जगह सीख सकता है, वो उसकी जो एज होती है ना, वो सीखने की, वैसे तो सीखने की जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग रन्स क्रेडल टू ग्रेव, मतलब पालने से और कब्र तक शिक्षण जो है वो चलता रहता है, सीखता है। मैं आज शिक्षक हूँ, मैं मेरी 47 एज हो गई, मैं आज भी सीख रहा हूँ, और आज भी मैं ये सोचता हूँ कि मेरे व्यक्तित्व में हज़ारों कमियाँ हैं, तो मुझे कुछ सीखने को मिले। तो उम्र विद्यार्थी रहता है। हाँ, छात्र के लिए मेरा संदेश ये है कि वो हर जगह अपनी जो भूख है सीखने की, वो अपनी भूख को बनाए रखें और हर जगह सीखने की चेष्टा करे, हर जगह, क्योंकि उसका जीवन जो छात्र जीवन है वो है ही सीखने के लिए। और सहकर्मी शिक्षक है वो तो देखो मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर भी है, उनसे मैं सीखता हूँ, उनके लिए मैं क्या संदेश छोड़ूँ, क्योंकि मैं तो उनसे सीखता रहा हूँ, उंगली पकड़ के सीखा हूँ और आज भी सीख रहा हूँ। बहुत सारे मेरे से विद्वान साथी है इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिनसे मैं सीखता हूँ, उनके लिए संदेश तो मैं क्या छोड़ूंगा, वो तो मुझे संदेश देते हैं। फिर भी यदि मेरे लायक है कोई संदेश, तो मतलब वो है, ये है कि देखो, टू बी ड्यूटीफुल, अपनी ड्यूटी के लिए। और वैसे हर टीचर गंभीरता दिखा भी रहा है, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। अभिभावकों के लिए मेरा संदेश विशेष ये है कि आप विद्यालय के अंदर आपका सहयोग जो है, एक बड़ी संस्था को चलाने में आपका सहयोग हमेशा ही पहले से ही अपेक्षित था, आज भी ज़रूरी है, नितांत आवश्यकता आपके सहयोग की होती है। विद्यालय के अंदर कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे शिक्षण कार्य में बाधा पहुँचे, या आपकी वजह से शिक्षक को कोई मतलब वो हो, शिक्षक से शिकायत है तो आप उसके साथ ठंडे ले जैसे डिस्कस करें। तो ये चीज़ अभिभावकों के लिए है। बहुत बढ़िया और बहुत धन्यवाद भी सर आपका कि आपने इस पुनित कार्य हेतु समय निकाला। तो साथियों, ये थी आज हमारी शिक्षक दिवस के मौके पर मास्टर रामचंद्र जी चालिया से विस्तार पूर्वक चर्चा। और मैं ये मानता हूँ कि शिक्षक के आंचल में ही भविष्य पलता है और हमें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। सुबह सुबह हम देखते हैं
हमारे शिक्षक है, शिक्षिकाएं हैं, अपना काम जल्दी निपटा कर स्कूल के लिए निकलते हैं, तो उनको देखते ही हम श्रद्धा भाव से भर जाते हैं। हर शिक्षक का सम्मान करें, अपने बच्चों को भी समझाएं, अभिभावक सहयोग करें और हम सब मिलकर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था इस देश में बनाएं जो रोजगार परक हो, जिसका उद्देश्य केवल नौकरी लगना नहीं हो, उसमें संस्कार भी हो, अनुशासन भी हो, नैतिक मूल्य भी हो, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट और टोटल संपूर्ण व्यक्तित्व विकास जिसमें बच्चे का निहित हो, समाज का भला हो, देश का भला हो, सबका भला हो। ऐसी शिक्षा व्यवस्था के लिए हमें लगातार प्रयास करने चाहिए। आप स्टूडियो में आए भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू।